तो दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे 43rd काउंसिल मीटिंग जो कि जीएसटी की हुई है। लगभग 7 महीने बाद ये मीटिंग हुई है और उसमें कोविड सिचुएशन को लेते हुए बहुत रिलीफ दी गई हैं। तो आइए इनके बारे में देखते हैं कि क्या क्या रिलीफ हमें मिली है। आज हम क्या क्या देखेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। एमनेस्टी स्कीम, इसका इंतज़ार हर एक टैक्स पेयर को और हर एक टैक्स प्रोफेशनल को था कि एमनेस्टी स्कीम आए और जो बहुत ज़्यादा लेट फीस लोगों की लगी हुई है, पहले वो किसी वजह से सबमिट नहीं कर पाए या फिर जानकारी के अभाव में सबमिट नहीं कर पाए, उनको एक राहत मिले जीएसटी की तरफ से, क्योंकि नया लॉ है, समझने में भी दिक्कतें हैं और बहुत सारी अभी पोर्टल में भी दिक्कतें हैं जिनको लेकर के बार बार सरकार से मांग की जा रही थी कि एमनेस्टी स्कीम लाई जाए। तो वो सरकार ने इस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में दी है। फिर एक लेट फीस में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। आगे आने वाले रिटर्न्स में किस तरीके से लेट फीस लगेगी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एनुअल रिटर्न पहले ये कह दिया गया था कि जो सीए के द्वारा सर्टिफाइड रिपोर्ट होती है, यानी कि जो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, वो अब नहीं होगी। तो उसके बारे में चेंजेस आए हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर कोविड-19 को देखते हुए व्यापारियों को लाभ दिया गया है, इंटरेस्ट में भी और लेट फीस में भी छूट दी गई है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम ड्यू डेट्स जो बढ़ी हैं उसके बारे में बात करेंगे। कुछ एग्जम्पशंस हैं कोविड-19 से रिलेटेड, उनके बारे में बात करेंगे और कुछ एक चेंजेस हुए हैं जीएसटी के रेट के, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सब 8 टॉपिक्स हैं जो लगभग आज हम कवर करने वाले हैं। बीच बीच में और भी चीज़ें आती रहेंगी जो कि पहले चीज़ों से रिलेटेड हैं, तो उसके बारे में मैं बताता रहूँगा। तो चलिए आइए एमनेस्टी स्कीम से शुरू करते हैं। हाँ, तो ये है एमनेस्टी स्कीम। इसके बारे में हम जानेंगे कि ये किस किस टैक्स पेयर्स के लिए है। ये उन सभी टैक्स पेयर्स के लिए है जिन्होंने अपनी किसी भी एक मंथ की या फिर एक से ज़्यादा मंथ की जीएसटीआर 3B फाइल नहीं की है। किस पीरियड में फाइल नहीं की है? जुलाई 17 से लेकर के अप्रैल 2021 तक। यानी कि जुलाई 2017 में जीएसटी आया था, यानी कि जीएसटी के आने से लेकर के और आज तक अगर उन्होंने कोई भी रिटर्न अपनी फाइल नहीं की है जिस पर क्योंकि बहुत ज़्यादा आपकी लेट फीस लग रही है और उसकी वजह से उसने सबमिट नहीं किया है, तो वो इस सुविधा का लाभ अब ले सकता है, एमनेस्टी स्कीम का लाभ ले सकता है। और किस तरीके से उसको लेट फीस अब जमा करनी है, तो ये पर मंथ की पर रिटर्न के बेसिस पर है कि कितनी उसको पेनल्टी लगेगी। तो जिस टैक्स पेयर की कोई लायबिलिटी नहीं है, यानी कि अगर उसकी कोई भी टैक्सेबल सप्लाईज नहीं है, तो उस पर जो पेनल्टी लगेगी वो टोटल 500 रुपये की लगेगी, जिसका आप जानते ही हो कि सीजीएसटी और एसजीएसटी में दोनों में बराबर बराबर जमा होती है लेट फीस। और अगर उसकी टैक्स लायबिलिटी है तो उसको 2000 रुपये पर मंथ पर रिटर्न जमा करने पड़ेंगे। पर मंथ पर रिटर्न बात एक ही हो गई कि 3B की रिटर्न अगर एक जमा होती है तो उसके मैक्सिमम 2000 रुपीज़ उसको जमा करने पड़ेंगे अगर उसकी टैक्स लायबिलिटी है तो। अब टैक्स लायबिलिटी, क्या मेरी जो सेल्स है वो एग्जम्प्ट सेल्स है, क्या उसमें मेरी लायबिलिटी बनेगी? एग्जम्प्ट सेल्स के केस में उनकी टैक्स लायबिलिटी नहीं होती है क्योंकि वो टैक्स फ्री सेल्स होती है। इस जो चेंज है, जो एग्जम्प्ट सप्लाईज है, उसमें उसकी जो लेट फीस लगेगी वो 500 रुपये लगेगी, 2000 रुपये नहीं लगेगी। फिर अब ये कब से कब तक हम इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, कब से कब तक हम एमनेस्टी स्कीम के अंदर अपना जो रिटर्न्स बची हुई हैं उनको सबमिट कर सकते हैं? वो हमें करनी है 1 जून से लेकर के 31 अगस्त तक। यानी कि 1 जून से और 31 अगस्त तक हम अपनी पुरानी जो रिटर्न्स पड़ी हुई हैं जुलाई 17 से लेकर के अप्रैल 21 तक की, उसको इस रिड्यूस्ड लेट फीस के साथ में जमा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, जो भी लोग इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे वो अपनी रिटर्न्स जल्द से जल्द सबमिट कर दें। तो आइए दोस्तों अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे लेट फीस के रैशनलाइजेशन की, यानी कि अब आगे आने वाले पीरियड के लिए भी जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया है कि आगे की लेट फीस भी कम कर दी जाए। किस तरीके से कम होगी ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो रेगुलर टैक्स पेयर्स हैं, यानी कि रेगुलर टैक्स पेयर्स का मतलब है
जो कि GSTR 1 और GSTR 3 भी सबमिट करते हैं। अगर उनकी नील टैक्स लायबिलिटी है या फिर आउटवर्ड सप्लाईज नील है, दोनों में फ़र्क आ गया। अगर आपकी नील टैक्स सप्लाईज है, इसका मतलब है कि आपको कोई भी टैक्स क्रेडिट लेजर से या कैश लेजर से जमा नहीं करना है, उस पर आपके 500 रुपये की लगेगी। और नील आउटवर्ड सप्लाईज का मतलब हो गया GSTR 1 में कोई भी आपकी आउटवर्ड सप्लाईज नहीं है, इंक्लूडिंग नॉन GST सप्लाईज एंड एग्जाम सप्लाईज, उस पर भी 500 रुपये लगेगी। ये सबसे रिड्यूस्ड है कि अगर आपकी नील रिटर्न है तो उस पर आपकी 500 रुपये की लेट फीस लगेगी। फिर अब बात आते हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर। अगर किसी टैक्स पेयर्स की 1.5 करोड़ से कम है, 1.5 करोड़ से पिछले साल की टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ से कम है तो उस पर 2000 रुपये की ही मैक्सिमम पेनल्टी लगेगी। आप जानते हैं कि पहले जो पेनल्टी थी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टैक्स पेयर क्लास, वो 10,000 रुपये थी। कुछ भी केस हो आप 10,000 रुपये ही जमा करेंगे, पूरी 10,000 रुपये, 5,000 CGST की, 5,000 SGST की, ये थी। अब इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। नील वालों के लिए 500 रुपये, 1.5 करोड़ की टर्नओवर वालों के लिए, जिनकी पिछले साल में 1.5 करोड़ तक टर्नओवर थी, उनके पर मंथ पर रिटर्न बेसिस पे 2,000 रुपीज़, 1,000 CGST, 1,000 SGST। अगर किसी की टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा होकर के 5 करोड़ से कम है तो वो 5,000, 2,500 CGST के लिए और 2,500 SGST के लिए। इसी तरीके से अगर किसी की टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 5 करोड़, तो उस पर जो पेनल्टी लगेगी वो 10,000 लगेगी, जैसे कि पहले से लगती हुई आ रही है। उसको कोई भी रियायत नहीं है। इस टैक्स पेयर को, जो ये अबोव 5 करोड़ टैक्स पेयर है, ये सरकार का वो नुमाइंदा है जिसको कोई भी रिलीफ लगभग नहीं मिलेगी, बहुत कम। क्योंकि सरकार जो भी रिलीफ देना चाहती है वो छोटे व्यापारी को देना चाहती है, बड़े व्यापारी को कुछ भी नहीं देना चाहती, बड़े व्यापारी से केवल लेना चाहती है। तो यही है कि 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर वालों के लिए 10,000 ही पेनल्टी है, उन्हें कोई रिलीफ नहीं है। चलिए आइए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए क्या स्कीम्स हैं, क्या रियायत है। तो कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए भी ये कम कर दी गई है। नील टैक्स लायबिलिटी के केस में अगर उनकी कोई भी आउटवर्ड सप्लाईज नहीं है तो 500 रुपये है, और अगर कोई भी उनकी टैक्स लायबिलिटी है, कोई भी अगर वो सबमिट करते हैं तो उनकी 2,000 लगेगी, 2,000 लेट फीस लगेगी। ऐसे ही TDS डिडक्टर, जो कि आउटवर्ड सप्लाईज पे TDS काटते हैं, और सॉरी परचेजेस पे TDS काटते हैं, जो कि एक लिमिट से ज़्यादा होने पर TDS काटना पड़ता है हमें GST के अंतर्गत। तो उसमें लेट फीस इनकी पर डे भी कम कर दी गई है। ये आपको पता होगा कि ये पहले 100 रुपीज़ पर डे थी, इसको घटा करके 25 रुपये कर दी गई है। और जो मैक्सिमम पेनल्टी लगेगी वो 2,000 रुपये लगेगी, इसको भी घटा दिया गया है। तो यानी कि TDS डिडक्टर के लिए भी बेनिफिट है ये। और हाँ, ये बात आप याद रखें कि जितनी भी लेट फीस है ये आगे आने वाले रिटर्न्स के लिए है, यानी कि मई 2021 से बाद के रिटर्न्स के लिए है, मई 2021 और उसके बाद के रिटर्न्स के लिए है। चलिए आइए आगे चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं आज GST मीटिंग्स को लेकर के। हाँ, एक एनुअल रिटर्न सिंप्लीफिकेशन के नाम से GST काउंसिल ने रिकमेंडेशन की है कि 9C भी अभी भी फाइल करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको पता है कि 2 करोड़ से कम टर्नओवर वाले टैक्स पेयर के लिए GSTR 9 ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल जो इन्होंने पहले किया था वो 19-20 तक किया था, अब इसको 20-21 के लिए भी बढ़ा दिया है। यानी कि GSTR 9 अभी भी 20-21 के लिए भी, फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए भी ऑप्शनल है। फिर GSTR 9 इनको रिक्वायर्ड नहीं है। फिर बात करते हैं, अगर उनकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा और 5 करोड़ तक है तो उनके लिए GSTR 9 बिल्कुल मैंडेटरी है, फाइल करनी ही करनी पड़ेगी, लेकिन GSTR 9 की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात करते हैं 5 करोड़ से ज़्यादा वालों के लिए, इन्हें 9 भी सबमिट करेगी और 9C भी सबमिट करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो 9C है
ये अब सेल्फ सर्टिफाइड है, सेल्फ सर्टिफाइड, ये सेल्फ सर्टिफाइड है। अब इसमें सीए के सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, यानी कि अब सीए से ऑडिट नहीं कराना। अब आप जो भी सबमिट कर दोगे वही आपको मान लिया जाएगा कि हाँ आपने सही सबमिट किया है। यानी कि रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी जो कि जीएसटी 9 में सबमिट होता है वो भी आप अब अपने आप सबमिट कर सकते हैं। किसी भी सीए से किसी भी तरीके की सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब बात करेंगे कोविड-19 में जो स्पेशल रिलीफ दी गई है। मतलब एक तो एमनेस्टी स्कीम हो गई, वो हो गई अप्रैल से पहले की रिटर्न्स के लिए। एक हो गई लेट फीस आगे की रिटर्न्स के लिए, उसको घटा दिया गया। अब बात करेंगे कोविड-19 रिलीफ की। ये जो कोविड-19 का जो ये वाली सेकंड वेव आई है मार्च, अप्रैल और मई महीने के लिए। अब इन 3 महीने के रिलीफ की बात करेंगे कि किस किस तरीके से इन 3 महीने के लिए रिलीफ दी गई है। चलिए आइए देखिए, अगर टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो रिलीफ ज़्यादा है, और अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है टर्नओवर तो रिलीफ कम है। पहले बात कर लेते हैं कि 5 करोड़ से कम में कौन कौन आएगा। 5 करोड़ से कम में एक तो क्वार्टरली टैक्स पेयर्स आएंगे, एक वो आएंगे जिन्होंने मंथली अपनी सबमिट करनी है जीएसटीआर 1 और 3 भी, एक आएंगे आपके कंपोजिशन डीलर्स जो कि CMP 08 या GSTR 4 सबमिट करते हैं। इन सब के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ है। देखिए ये रिलीफ है लेट फीस की भी और इंटरेस्ट की भी। पहले बात करेंगे लेट फीस की कि लेट फीस किस डेट तक नहीं लगेगी। देखिए मार्च 21 के लिए, मार्च 21 के लिए अगर आपकी 3B क्वार्टरली है, ये ग्रुप ए का मतलब है कि कुछ स्टेट्स की जो ड्यू डेट है वो 22 तारीख रहती है, 22 ऑफ द नेक्स्ट मंथ रहती है, और कुछ जो ग्रुप बी वाले होते हैं उनकी जो डेट रहती है वो 24 रहती है। जैसे कि जो यूपी है वो ग्रुप बी में है, यानी कि 24 तारीख उनकी रहती है ड्यू डेट 3B सबमिट करने की। देखिए फिर कुछ हैं जो 3B मंथली बेसिस पे जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, लेकिन उन्होंने किसी भी पर्पज़ के लिए अपना GSTR 1 को सबमिट करने के लिए मंथली चूज़ किया हुआ है, ये उनकी बात करेंगे। और CMP 08 यानी कि कंपोजिशन टैक्स पेयर, हम कंपोजिशन डीलर के बारे में बात करेंगे कि इनकी ड्यू डेट से इनको कैसे कैसे राहत मिलेगी। अब देखिए जैसे कि लेट फीस 21 जून तक नहीं लगेगी। जो आपकी मार्च 21 की है, मार्च 21 की लेट फीस अगर आप 21 जून तक सबमिट कर देते हैं तो नहीं लगेगी। फिर अगर आप 3B जो कि ग्रुप बी में है जिनकी 24 अप्रैल होती है, अगर वो 23 जून तक सबमिट कर देते हैं तो भी लेट फीस नहीं लगेगी। अगर मंथली टैक्स पेयर्स 20 अप्रैल की बजाय अपनी जो GSTR 1 है वो अगर 19 जून तक सबमिट कर देते हैं तो भी कोई लेट फीस नहीं लगेगी। अब बात करते हैं कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए। अगर उनकी जो ड्यू डेट होती है वो होती है 18 तारीख, अगर वो हालांकि इस पर तो कोई लेट फीस लगती ही नहीं है, कंपोजिशन टैक्स पेयर की GSTR 4 पे केवल लगती है लेट फीस, इस पर कोई लेट फीस नहीं लगती है। तो अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो भी घटा दिया गया है। जैसे कि उनकी ड्यू डेट 22 अप्रैल है और वो सबमिट करते हैं अपनी 7 मई तक, तो उनकी कोई भी जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी है वो नहीं बनेगी। ऐसे ही 24 अप्रैल वाले 9 मई तक, और 20 अप्रैल वाले 5 मई तक, 18 अप्रैल वाले 23 मई तक। आप देखिए सब में जो डिफरेंस है वो सेम है, 2-2 दिन का डिफरेंस यहाँ आ रहा है, वही 2-2 दिन का डिफरेंस यहाँ आ रहा है। तो यानी कि अगर वो इस डेट तक सबमिट कर देते हैं तो उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है, यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। और अगर वो अपनी रिटर्न को अगले 45 दिन के अंदर यानी कि 21 जून, 23 जून, 19 जून और 17 जून यहाँ तक सबमिट कर देते हैं तो उनको 9% ब्याज देना पड़ेगा, और इसके बाद उनका फिर से 18% शुरू हो जाएगा। इसमें कोई भी रियायत नहीं मिलेगी, यानी कि 22 जून, 24 जून, 20 जून और 18 जून से आगे उनको फिर से 18% टैक्स देना पड़ेगा, इसमें कोई भी रियायत नहीं मिलेगी। फिर अब बात करते हैं अप्रैल 2021 में क्या होगा। अब अप्रैल 2021 में क्वार्टरली फाइलिंग वालों के लिए तो केवल और केवल पेमेंट का चालान देना होता है, चाहे वो
पिछले क्वार्टर के बेसिस पे हो और चाहे वो आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद हो। तो अगर पेमेंट 06 क्वार्टरली फाइलिंग में करते हो तो उस पर लेट फीस तो कोई है नहीं, केवल इंटरेस्ट लगेगा। तो उसका इंटरेस्ट भी कम कर दिया गया है। जैसे कि उसकी ड्यू डेट होती है 25 मई, तो उसको 9 जून तक सबमिट करने पे कोई भी आपका नहीं लगेगा इंटरेस्ट। अप्रैल 21 की जो ड्यू डेट है 25 मई, 25 मई से बढ़ा करके इसे 9 जून तक कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। 9 जुलाई तक आपको 9% इंटरेस्ट देना पड़ेगा और उसके बाद से यानी कि 10 जुलाई ऑनवर्ड से आपको 18% ब्याज देना ही देना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं 3B की, जो कि मंथली बेसिस पर फाइल करते हैं। उनकी ड्यू डेट है 20 मई, जिसको लेट फीस के बिना अब हम 4 जुलाई तक सबमिट कर सकते हैं। और जो इंटरेस्ट की बात है, 4 जून तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 4 जुलाई तक 9% लगेगा और 18% आपको 5 जुलाई के बाद से आपको 18% देना पड़ेगा। वहीं अब बात करते हैं मई 2021, जो कि करंट मंथ चल रहा है। इसकी रिटर्न हम कब तक फाइल कर सकते हैं? अगर ये जो जितनी बातें चल रही हैं ये 5 करोड़ से कम टैक्स पेयर के लिए चल रही हैं, जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। उनकी अगर 3B मई मंथ की 20 जून जिसकी ड्यू डेट है, वो हम 20 जुलाई तक फाइल कर सकते हैं, यानी कि पूरा 1 महीना बढ़ा दिया गया है इसको, वो भी लेट फीस के बिना। हाँ, जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट 5 जुलाई तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा और 20 जुलाई तक जो इंटरेस्ट है वो 9% लगेगा और 21 जुलाई और उसके बाद से 18% लगना शुरू हो जाएगा। वहीं अब बात करें कि पेमेंट जो क्वार्टरली बेसिस पर करते हैं, पेमेंट जिनका चालान PMT 06 जमा होता है, तो उनकी ड्यू डेट है 25 जुलाई, जिस पर अगर हम 10 जुलाई तक सबमिट करते हैं, फाइल करते हैं, तो कोई ब्याज नहीं लगेगा। वहीं 9% लगेगा 25 जुलाई तक और उसके बाद 18% लगना शुरू हो जाएगा। तो ये रिलीफ हो गई 5 करोड़ से कम जिनकी टर्नओवर है उन व्यापारियों के लिए। अब बात करते हैं 5 करोड़ से ज़्यादा वालों के लिए क्या रिलीफ है। 5 करोड़ से ज़्यादा वालों के लिए मैंने आपको कहा था कि इनके लिए ज़्यादा कोई रिलीफ नहीं है, इन पर बिल्कुल भी GST काउंसिल मेहरबान नहीं है। अब बात करते हैं इनके मार्च के महीने की जो इंटरेस्ट की डेट है उसे हल्का सा बढ़ाया गया है। हालांकि बढ़ाया गया था 1 मई को जो हमारी नोटिफिकेशन आई थी उससे इन्हें रिलीफ दी गई थी कि इनकी 20 अप्रैल की जो मार्च की रिटर्न थी उसको बढ़ा करके 5 मई कर दिया गया था विदाउट लेट फीस, और 9% ब्याज ये 5 मई तक दे सकते हैं और उसके बाद 18% ही इनको देना पड़ेगा। ये था मार्च के लिए। अप्रैल के लिए 20 मई डेट होती है, उसको बढ़ा करके 4 जून 9% तक, और इंटरेस्ट 5 जून या उसके बाद 18%। ड्यू डेट विदाउट लेट फीस 4 जून तक आप फाइल कर सकते हो। वहीं मई की बात करें, ये GST काउंसिल की रिकमेंडेशन से ऐड हुआ है। ये जो मई महीने का ये लाइन है, ये GST काउंसिल की मीटिंग से ही ऐड हुई है। यानी कि मई 2021 में GSTR 3B की जो कि ड्यू डेट 20 जून है उसको बढ़ा करके 5 जुलाई विदाउट लेट फीस, और यहीं तक 5 जुलाई तक ही आपका 9% ब्याज लगेगा। अगर उसके बाद आप फाइल करते हो तो लेट फीस भी बढ़ जाएगी और 18% आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। यानी कि जो लेट फीस आपकी वेव की गई है वहाँ तक आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिला है, चाहे वो आपका 5 करोड़ से कम वाला टैक्स पेयर हो या 5 करोड़ से ज़्यादा वाला टैक्स पेयर हो। उसको बेनिफिट जो मिला है वो वहीं तक मिला है जहाँ तक लेट फीस बढ़ाई गई है इंटरेस्ट का। जब वो लेट फीस वाला आपका पोर्शन एंड हो गया तो आपके ऊपर इंटरेस्ट भी लगना शुरू हो गया विद 18%, और आपकी लेट फीस भी लगनी शुरू हो गई। यानी कि घटी हुई दर भी बढ़ गई और लेट फीस भी बढ़ गई। तो यानी कि आपको ये बिल्कुल क्लियर है कि आपको उसको विद ड्यू डेट जमा कर देना है। जहाँ तक लेट फीस लगेगी वो नहीं लगेगी, जब तक लेट फीस नहीं लगेगी वहाँ तक आपको हर हाल में सबमिट कर देना है। आइए अब आगे चलते हैं। ऐसे ही कुछ ड्यू डेट्स बढ़ा दी गई हैं, जैसे कि GSTR 1 की डेट जो मई महीने की है उसको 20 जून तक बढ़ाया गया था 1 तारीख में, अब उसको 5 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है।
मई 2021 की ड्यू डेट जो कि 20 जून होती है उसको 5 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि 15 डेज तक बढ़ा दिया गया है। GSTR 4 की ड्यू डेट को जो कि 20-21 यानी कि मार्च एंडिंग की है, जो कि 2020 और 21 की है, जो कि हमें मार्च के बाद 30 अप्रैल को सबमिट करनी होती है, उसको अब हम 31 जुलाई तक सबमिट कर सकते हैं। इसकी 1 मई को भी इसकी एक्सटेंशन आई थी 31 मई तक के लिए, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 31 जुलाई कर दिया गया है। वहीं ITC 04 जो कि हमें फॉर्म सबमिट करना होता है मार्च 21 क्वार्टर के लिए 25 अप्रैल तक सबमिट कर देना होता है, अब इसकी डेट को बढ़ा करके 30 जून कर दिया गया है। वहीं आप जानते हैं कि एक रिलीफ दी गई है GST के द्वारा कि आप अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या कंपनी है कोई, तो उसको DSC से साइन करने ज़रूरी होते हैं, तो उसकी रिलैक्सेशन दी गई थी 31 मई तक के लिए कि आप EVC से साइन कर सकते हो। तो यही आपकी जो रिलैक्सेशन है उसको 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि 31 अगस्त तक कंपनीज जो हैं EVC से साइन कर सकती हैं। वहीं ये कंप्लीशन ऑफ एक्शन बाय द अथॉरिटी, यदि अगर कोई केस पेंडिंग है या GST डिपार्टमेंट के द्वारा कोई एक्शन होना है, तो उसकी कोई भी डेट जो कि 15 अप्रैल से 29 जून के बीच फॉल कर रही है, उसका पीरियड बढ़ा करके 30 जून हो गया। यानी कि अगर कोई ऑर्डर पास करना है किसी भी अथॉरिटी को, तो वो ऑर्डर की डेट 15 अप्रैल, मतलब कि उसके ऑर्डर की जो कोई भी अगर मियाद ख़त्म हो रही है तो वो 15 अप्रैल से अगर ख़त्म हो रही है तो उसको बढ़ा करके 30 जून कर दिया गया है। वहीं अब कम्युलेशन ऑफ द ITC, अब देखिए अब 36 सेक्शन 36 सब सेक्शन 4 ये कहता है कि आपको GSTR 2B में जो भी ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल हो जाएगी उसका आपको ITC मिलेगा। वहीं 1 मई को जो रिलीफ आई थी, नोटिफिकेशंस आई थी, उसमें एक रिलीफ दी गई थी कि आप अप्रैल और मई का मिला करके ITC ले सकते हैं। यानी कि अगर अप्रैल मंथ में कोई भी आपका बिल नहीं चढ़ता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर GSTR 2B में आपकी नील भी है तब भी आप क्रेडिट ले सकते हो। और अप्रैल और मई, अप्रैल के बिल मई में अगर पार्टी चढ़ा देती है तो मई में उसका दोनों का मिला करके हम देखेंगे कि आपका पूरा हुआ या नहीं हुआ। जो 5% का जो रूल है 36(4) में, वो आपका अप्रैल और मई दोनों महीनों को मिला करके लगेगा। अब इन्होंने एक रिलीफ और दी है कि इस रूल को हम अप्रैल, मई और जून मिला करके देखेंगे, यानी कि पूरा क्वार्टर कवर करेंगे। पूरा क्वार्टर कवर करने के बाद जून के बाद देखेंगे आपका कितना ITC आया और कितना नहीं आया। उसमें 5% का रूल लगेगा। अगर आपने ज़्यादा ले लिया है तो आपको रिवर्स करके कैश में पे करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं लिया है तो आप 5% अप या डाउन या आपका जो भी एक्चुअल दोनों में से जो भी कम हो वो ले पाएंगे। तो ये रिलैक्सेशन आई है रूल 36(4) में। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, एग्जम्पशंस। कुछ एग्जम्पशंस दी गई हैं कोविड-19 से रिलेटेड। जो भी ऑक्सीजन का कंसंट्रेटर या ऑक्सीजन के कोई भी इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई भी टेस्ट किट जो कि कोविड रिलीफ में यूज़ हो रही है, जो कि या तो फ्री ऑफ कॉस्ट इंपोर्ट की जा रही है या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए इंपोर्ट की जा रही है, उस पर IGST की फुल छूट दे दी गई है। यानी कि उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया है IGST से। कब तक? 31 अगस्त 2021 तक। नोट कीजिएगा, 31 अगस्त 2021 तक। 31 अगस्त 2021 तक कोई भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या फिर टेस्ट किट्स या जो भी इससे जुड़ी हुई सामग्री है वो अगर आप मंगाते हो, इंपोर्ट करते हो फ्री सप्लाईज़ के लिए, तो उस पर 31/8 तक कोई भी IGST नहीं लगेगी। इसी तरीके से एप्थोत्रेसिन B, एक ये जो अभी ब्लैक फंगस चल रहा है उसकी एक दवा है, उसको भी GST से एग्जम्प्ट कर दिया गया है। यानी कि ब्लैक फंगस के इम्पैक्ट को देखते हुए, ताकि उसका हमारे यहाँ पे इंपोर्ट बढ़ सके, इंपोर्ट के बाद में उसकी प्रोडक्शन बढ़ सके, तो उसके लिए इसमें IGST का एग्जम्पशन दे दिया गया है। फिर कुछ ये तो दो जो हमारे एग्जम्पशंस हुई हैं तो कोविड से रिलेटेड हैं। अब नॉन कोविड की कुछ एग्जम्पशंस हैं, उनको भी देख लेते हैं। एक जो गवर्नमेंट
ग्रांट से या फिर किसी भी कॉरपोरेट की सहायता से कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को जो कि गवर्नमेंट द्वारा रन है, उनमें मिड डे मील, चाहे वो आंगनबाड़ी हो या कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन हो जो कि गवर्नमेंट द्वारा रन है, उसमें जो मिड डे मील या कोई भी ऐसा प्रोग्राम किया जाता है जिससे बच्चों को आहार मिलता है यानी कि फूड मिलता है, तो उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया है, यानी कि उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगी। ऐसे ही जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है जो कि एनबीई एग्ज़ाम लेता है, वो कोई भी, या तो वो इंट्रेंस एग्ज़ाम हो या कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, अगर वो लेता है या फिर कोई भी गवर्नमेंट और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का बोर्ड लेता है, तो वो भी जीएसटी से एग्जम्प्ट कर दिया गया है। और यही नहीं, उसके इनपुट में जो भी उस सर्विस को करने के लिए हमें इनपुट सर्विसेज लेनी पड़ेगी, उनको भी जीएसटी से एग्जम्प्ट कर दिया गया है। यानी कि अगर कोई बंदा उनको सप्लाई देता है तो वो भी जीएसटी लगा करके नहीं देगा, वो भी एग्जम्प्ट सप्लाईज होंगी। ऐसे ही जो कि चावल की जो पैडी होती है वो, और गेहूँ, तो चावल और गेहूँ जो भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसकी जो सर्विस होती है वो भी जीएसटी से एग्जम्प्ट कर दी गई है। तो ये एग्जम्पशंस हैं, 5 एग्जम्पशंस मिली हैं। कुछ चेंजेस हैं रेट में, आइए रेट के चेंजेस देख लेते हैं। ये चेंजेस हैं रेट्स में, जैसे कि एक ये डायथ्राबाइमाइसिन टैबलेट है, इसकी दर को घटा करके 12 से 5% कर दिया गया है। और एक एमआरओ सर्विस है जो कि शिप्स और वेसल्स में दी जाती है, उसके परसेंटेज को घटा करके 18 से 5% कर दिया गया है। तो ये रेट के जो चेंजेस हैं वो केवल 2 ही हैं। हालांकि जीएसटी काउंसिल ने ये कहा है कि जो कमेटी है वो रिव्यू करेगी कि और कोई अगर कोई चेंजेस होना है रेट में तो वो नोटिफिकेशन के माध्यम से दे दिया जाएगा। जब इनकी नोटिफिकेशन आएगी, क्योंकि ये खाली रिकमेंडेशंस हैं, जब आएंगी इनकी नोटिफिकेशन तो ऐसा हो सकता है कि कुछ और प्रोडक्ट्स उसमें ऐड कर दिए जाएं फॉर रिडक्शन ऑफ द रेट्स। अब आज के लिए इतना ही दोस्तों। जीएसटी काउंसिल ने बहुत रिलीफ दी, ये इसकी मांग बहुत दिनों से चल रही थी, खास करके एमनेस्टी स्कीम को लेकर के और लेट फीस को लेकर के, और जो एक्सटेंशन हुई हमारे कोविड को लेकर के वो भी बहुत अच्छी है। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा मेरी वीडियो को देख करके, और हाँ, आपको जो नॉलेज है वो पूरी मिली होगी। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हो तो बिल्कुल आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें।